तबले की ताल के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। हारमोनियम का साज शरियानों में खून की गर्दिश बढ़ा रहा है। बुलंद होती आवाज से रोंगटे खड़े होने लगे। रूह बेचैन हो रही है, कैफियत बदल रही है, आंखों से आंसू जारी है। मैं अपने आप में नहीं हूं, आसपास का होश नहीं, अब बेखुद हो चुका हूं। और फिर जैसे ही उसने दोनों होंठ मिलाकर इंतहाई मोहब्बत से वो नाम पुकारा, तो मेरी रूह सरशार हो गई। मुझे मेरा जिस्म हल्का हल्का सा महसूस होने लगा। आज से पहले कभी मेरी ऐसी कैफियत ना थी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो जिसने मुझे इतना बेचैन कर दिया। ये कैफियत थी फ्रांस के हॉल में बैठे कई गैर मुस्लिम नौजवानों की, जो अमजद साबरी की कव्वाली सुनकर बेचैन हो गए और फिर मुसलमान हो गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रांसीसी लोग थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, और मतलब मिक्स एंड मैच लोग ऑडियंस बैठी हुई थी। मोस्टली वहाँ पे गोरे ही थे। तो वहाँ कलाम चल रहा था या मोहम्मद नूर मुजस्सिम। तो बैक स्टेज, क्योंकि अच्छा वहाँ पर हर कलाम के बाद एक 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक होता है। हर एक कलाम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट कलाम। तो वो कलाम ख़त्म होने के बाद 5-6 लोग बैक स्टेज अब्बा के पास आए कि आपने जो पढ़ा है वो हमें समझ नहीं आया, लेकिन हम अंदर से जो है ना बेताब हो रहे हैं कि आप ये नाम जो ले रहे हैं हमें इसके बारे में पता हो। अब्बा को बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो उनकी जुस्तजू देख के कि वो करना चाहते हैं। फिर अब्बा ने उनको सब चीज़ें एक्सप्लेन की और उनको कलमा भी पढ़ाया। फिर जब वापस सेगमेंट शुरू हुआ कव्वाली का, तो ऑलमोस्ट 400 लोग उस हॉल के अंदर बैठे हुए थे। अब्बा ने सबको कलमा पढ़ाया। और उसके बाद नेक्स्ट डे होटल में हमारे तकरीबन उनमें से 40-50 लोग आए जो प्रॉपर तरीके से मुसलमान हुए। अमजद भाई ने उन्हें सारे तरीके कार बताए, सब कुछ बताया। इस तरह कलमा पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, इस तरह रोज़े रखे जाते हैं, इस तरह नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से अमजद भाई ने उन्हें सब कुछ बताया। वो साबरी था मगर शरारती था। वो लईम शईम 40 बरस का था मगर बच्चा था। उसका दुनिया में सफ़र लंबा मगर ज़िंदगी छोटी थी। वो दुनिया भर में तबलीग कर रहा था मगर शैतान उसके घर के पास उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। दिल को छूता है वो कलाम जो आखिरी था। हाँ, वो अमजद साबरी था। शायद आप नहीं जानते होंगे मगर अमजद साबरी पर यह पहला हमला नहीं था। उन पर कितने हमले हुए, उनकी शादी कैसे हुई, भारत में डाकुओं ने उनके साथ क्या सुलूक किया, ये सब आपको इसी डॉक्यूमेंट्री में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप रफ्तार को नजर आता है। पूरे रीजन के मशहूर कव्वाल गुलाम फरीद साबरी और असगरी बेगम के घर 7 बच्चे हो चुके थे, मगर उनमें से कोई वालिद के हुनर की गद्दी का जानशीन न ठहरा सिवाय अमजद साबरी के। 7 साल की उम्र से ही अमजद साबरी ने सुरों से दोस्ती कर ली। अमजद साबरी की तरबियत उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी किया करते थे। नमाज फजर के बाद रियाजत का वक्त शुरू हो जाता था। जिस अमजद साबरी की कव्वालियां सबको अपने शहर में जकड़ लेती हैं, कभी वो बड़ा ही शरारती बच्चा हुआ करता था। बल्कि उनके बच्चे तो कहते हैं कि बाबा बड़े होकर भी शरारती थे। बचपन में तो उनके स्कूल से बार बार शिकायतें आती थीं। छोटे थे मगर झगड़े बड़ों से किया करते थे। किसी को मारकर घर लौटते तो कभी पिटकर। एक पूरी गैंग थी उनकी, बॉयज गैंग था पूरा। लेकिन वो सिर्फ एक मजाक, दोस्ती, मोहल्लेदारी तक, एक फन के तौर पर। वो वालिद साहब ने कभी भी अमजद भाई की शिकायत ली ही नहीं किसी से भी। वालिद साहब अमजद भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। जब तक वालिद साहब अपनी आंखों से नहीं देख लेते ना कि हाँ अमजद ने ये काम किया है, तो जब तक मोहल्ले में कोई भी कुछ भी करते रहे वो शिकायत लेते ही नहीं थे वालिद साहब। ये सब अपनी जगह, लेकिन वालिदैन की सख्ती ने अमजद को पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर जरूर कर रखा था और उनकी मंजिल थी अमजद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। मगर फिर दुनिया ही बदल गई कि मेरे वालिद साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते बनते रह गए। कैसे? वालिद दादा का मेरे इंतकाल हो गया था, तो वो वापस आ गए। और फिर क्योंकि अब्बा को गद्दी मिल गई, हमारे ख़ानदान की साबरी ब्रदर्स की गद्दी मिल गई, तो फिर वो उस राह पे चल गए जो हमारे दादा बात छोड़ के गए थे वो। और हम में ये चाहते थे कि हम उस डिग्री को, जो वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके, उन्होंने 4 साल ऑलमोस्ट पढ़ लिए, बस उनके फाइनल्स के रह गए एग्ज़ाम्स और वो डिग्री पूरी नहीं कर सके। तो उनका मेन मोटिव था कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, एक डिग्री होल्डर हों।
अब चाचा मकबूल साबरी ने उनकी तरबियत शुरू कर दी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह फजर में उठ के नमाज अदा करना पहले, और उसके बाद जहाँ भाई अब हारमोनियम ले आइए, अब रियाजत का वक्त हो गया है, और फिर बैठ के रियाजत होती थी तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 घंटे। अब्बू के साथ वो होते थे अमजद भाई, तो अब्बू से उन्होंने काफ़ी डांटें भी खाई हैं और मार भी खाई है। आपके वाले? जी हाँ, यानी अपने चाचा से? चाचा से। चाचा जान से। अब्बू ने उनसे बोला भाई आज रात को कॉन्सर्ट में जाना है, तो ऑन टाइम तैयार हो जाना। तो वो मतलब ऐसे बिल्कुल टाइम हुआ तो वो आगे पीछे हो गए अपने दोस्तों के साथ, वहाँ के जो मतलब अंग्रेज़ दोस्त थे। तो वो बात अब्बू को बहुत मतलब अजीब लगी और बुरी भी लगी कि भाई हम काम के लिए आए या कोई हंसी मजाक तो हो नहीं। तो मेरे सामने जब वो आए तो अब्बू इतने आँख बगोला हुए और चमेट मारा उनको बहुत बहुत ज़ोर से, लेकिन उन्होंने मतलब उफ तक नहीं बोला। और मतलब जो बेसिकली वो अदब होता है, वालिद साहब मानते थे, चचा हमारे वालिद साहब भी थे। वालिद के इंतकाल के 2 साल बाद 1996 में अमजद साबरी ने भाइयों और दोस्तों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया। अपनी ओन पार्टी के साथ, यानी कि अपने ओन ग्रुप के साथ। जैसा कि पहली परफॉर्मेंस आर्ट काउंसिल में थी, वो हमारे वालिद साहब की बरसी थी पहली, वो परफॉर्मेंस उसकी बड़ी थी बहुत। वहीं से सही मायने में प्रॉपर कव्वाल वो वहीं से बने। गेम वहाँ से उड़ गया था। और इस तरह साबरी बिरादरान की एक नई पीढ़ी इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आ गई। बस फिर क्या, लोगों को अमजद साबरी की आवाज़ में गुलाम फरीद साबरी नजर आ रहे थे। और फिर अगले ही साल 1997 में उन्होंने अपने वालिद और चचा के पढ़े हुए कलाम सरे ला मकां से तलब हुई का रीमेक बनाया। बलगल उला बि कमाल ही ये उनका पहला एल्बम था। अब तक तो अमजद साबरी अपने वालिद और चचा के कलाम ही को दुनिया के सामने पेश करके दाद वसूल कर रहे थे, मगर फिर अब अमजद साबरी ने अपने वालिद और चचा के पढ़े हुए कलाम से हटकर पढ़ना शुरू किया और कामयाबी भी मिली। सिर्फ यही मनक़बत नहीं, बल्कि न पूछिए कि क्या हुसैन है भी बहुत मकबूल हुई। अब अमजद साबरी की आवाज़ का डंका बजने लगा। बल्कि एक परफॉर्मेंस में तो उन्होंने अपने वालिद के मशहूर ज़माना अल्लाह बोलकर जो दाद समेटी तो सोनू निगम भी हैरान रह गए। सोनू उस पर बिल्कुल करेंगे, अमजद भाई आपने यार बहुत अच्छा किया, और कुछ ने ये कहा था कि ये मैं किसी न किसी में कॉपी ज़रूर करूँगा आपका। अच्छा। हाँ। पड़ोसी मुल्क के सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि आवाम में भी चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। बल्कि भारत का ही एक वाकया याद आ गया जब अमजद साबरी को डाकुओं ने घेर लिया। हुआ कुछ यूं कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर ललितपुर में अमजद साबरी परफॉर्म कर रहे थे। फरमाइशें बढ़ती जा रही थी और साबरी के कलाम का सहर लोगों को जकड़ता जा रहा था। और इसी में सुबह से रात हो गई। ख्याल आया कि फ्लाइट पकड़ने दिल्ली भी तो पहुंचना है। ललितपुर वालों से रुखसती की दरखास्त की, मगर वहां के मौजिज़ लोगों ने समझाया कि साबरी साहब रात काफ़ी हो चुकी है, यहाँ रास्ते में डाकू होते हैं। मगर अमजद साबरी कहाँ रुकने वाले थे, जिद की और निकल पड़े। लेकिन ललितपुर वाले खतरे को भांप रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना ड्राइवर और 2 पुलिस वाले भी कव्वाल और हमनवा के साथ शामिल कर दिए। अब तारीख सड़क पर साबरी और उनके दोस्तों से भरी कोस्टर अकेली ही चली जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर बताया कि यहाँ एक ढाबा आया है, चाय वगैरह पी लीजिए। तमाम ही लोग उतर गए। ड्राइवर काउंटर पर ऑर्डर करने गया तो वहाँ कैसेट पर भर दो झोली कव्वाली चलाई जा रही थी। ड्राइवर ने मूंछों को ताव दिया और काउंटर पर बैठे शख्स से पूछा, जानते हो ये कव्वाली किसकी है? उसने जवाब दिया, हाँ पाकिस्तानी कव्वाल हैं। ड्राइवर बोला, वो कव्वाल इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। उन दोनों की ये गुफ्तगू ढाबे पर बैठे कुछ लोगों ने सुन ली। जानते हैं वो लोग कौन थे? बड़ी मूंछों वाले और बड़ी गन्स वाले डाकू। डाकुओं के उस ग्रोह ने अमजद साबरी और उनके हमनवाओं को घेर लिया और जिद की कि वो लाइव भर दो झोली सुनाए। बस फिर क्या, उस ढाबे का तख्त स्टेज बन गया, हारमोनियम और तबले सजाए गए और फिर अमजद साबरी ने खूब दाद समेटी। बल्कि डाकुओं ने अपनी एक गाड़ी भी उनके साथ रवाना की ताकि रास्ते में उन्हें कोई और गिरोह लूट न ले। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उस ढाबे के काउंटर पर बैठे शख्स से लेकर डाकुओं के गिरोह तक कोई मुसलमान नहीं था। इंडिया में तो आपको पता है म्यूज़िक को एक तरीके से इबादत ही मानते हैं। परफॉर्मेंसेस करने का सारी दुनिया का मज़ा एक तरफ और इंडिया का मज़ा एक तरफ।
क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस करने का मज़ा ही अलग था। वहाँ लोग सुनते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, तो वहाँ एक एक ऐसी हर बारीकी पे दाद मिलना। कम उम्र में बहुत कुछ करने वाले अमजद साबरी ने 2 महीनों में 2 शादियां की थी। ये बात मेरे लिए काफी हैरान कुन थी। ये नहीं कि 2 शादियां की, वो तो लोग कर ही लेते हैं, मगर पहली शादी के अगले ही महीने दूसरी शादी, ये सिर्फ अमजद साबरी ही कर सकते थे। अगस्त में दादी की पसंद से शादी की और अगले महीने सितंबर में अपनी पसंद से। फैमिली में बट्टा सट्टा हुआ था। तो वो बट्टा सट्टा हुआ था कि मेरी वालदा जो हैं वो आई थी अब्बा के पास, और मेरी पप्पो जो थी वो उनकी मेरी मामू से शादी हो गई थी। तो ये बट्टा सट्टा एक कॉन्सेप्ट है वो हुआ था। फिर उसके बाद अच्छा अब्बा इसी उनको था कि मैंने दूसरी करनी, उनको पता तो था। वो चाहते थे कि ये दोनों आपसी में दोस्ती कर लें और हम सेटल रहें। लेकिन फिर अम्मा से डिस्कशन हुई। अब दादी वगैरह को सबको पता था, लेकिन क्योंकि एक फैमिली के अंदर हमारे थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड के लोग थे उस टाइम पे, तो वो कहते थे कि फैमिली के अंदर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब्बा ने अम्मा की तो रख ली, उनकी पसंद से कर ली, लेकिन फिर अम्मा के सामने एक ये ऑप्शन भी रखा कि मैं एक अपनी पसंद से भी करूँगा। थोड़ा सा हंगामा मचा, लेकिन फिर सब सेटल हो गए। हमें जहाँ तक मुझे याद है कि एक सामने वाला कमरा इधर मम्मी का होता था और इधर अम्मा का होता था। तो और अब्बा मतलब 10 दिन करके 10 शिफ्ट ऐसे ही करते थे। सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मम्मी के साथ फिर बाद में तकरीबन 1.5 साल बाद डाइवोर्स भी हो गई थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि बट्टा सट्टा हुआ था, तो मामू और मेरी पप्पो की थोड़ी नहीं बन रही थी, तो वो फिर मैरिज खत्म हो गई थी। जिंदगी में सब बहुत बेहतरीन चल रहा था, मगर जहां उनके चाहने वालों का, दोस्त अहबाब का हल्का बढ़ रहा था, वहीं खामोशी से दुश्मन भी उनकी ताक में बैठा था। आप में से बहुत लोग यही समझते हैं कि जिस हमले में वो शहीद हुए वो पहला था। जी नहीं, अमजद साबरी पर 3 हमले हो चुके थे। एक दफ़ा हमारे ये बलूच कॉलोनी का पुल है, इसके ऊपर 2 बाइकें सवार हुई थी। उन्होंने स्ट्रेट फायर किए थे, हमारी गाड़ी के बोनट पे इधर उधर लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा उस टाइम नुकसान नहीं हुआ था। और बैकअप के लिए मेरे अब्बा के साथ जो उनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे, उनके पास भी असला था, तो उन्होंने फायर बैक किया, तो वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। वो लोग निकल गए। और अब्बा मेरी गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, वैसे तो नहीं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे वो तेज़ चला लेते हैं। तो फिर उसके बाद एक दफ़ा ऐसे हुआ कि फैमिली के साथ थे, कहीं से आ रहे थे, तो फॉलो किया उन्होंने, तो अब्बा ने तेज़ कर ली गाड़ी और बच गए। तीसरी दफ़ा ऐसे हुआ कि वो यूएस जा रहे थे, मतलब निकले हैं ऐसे, घर से निकली, उनकी गाड़ी निकली है और 4 लोग, रात के तकरीबन समझ लें 9-10 बजे का टाइम था, और 4 लोग हमारे घर के अंदर घुसे। अब्बा की गाड़ी निकली है, उन्होंने ना कोई पूछा है कि सोना कहाँ है, या अक्सर ऐसा होता है ना कि चोरी की वाक़या या डकैती का है, ना उन्होंने ये पूछा कि पैसे कहाँ रखे हैं, ये चीज़। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सवाल पूछा कि अमजद साबरी कहाँ है। अब्बा ने बीच में जब वो ग्रिलिंग हुई थी, तो साथ में अब्बा ने गार्ड भी रखा था, 2 गार्ड रखे थे। और फिर उसके बाद लेकिन फिर अब्बा ने कहा कि अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब चीज़ें, गार्ड्स वगैरह रखना। तो अब्बा ने और एक गाली दे के कहा कि ये गार्ड जो हैं खुद ही हरामखोर होते हैं, ये कुछ पैसों के लिए किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गार्ड वापस रिमूव कर दिया। और अब्बा मेरे ऐसे थे, बड़े लाओबाली से थे। मैंने कहा कि बस अभी चलना, चलो कोई मसले वाली बात नहीं, रात के 4 बज रहे, 3 बज रहे, 2 बज रहे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और फिर वो दिन आया, 22 जून 2016। 16वें रोजे की सहारी थी। समा टीवी के सेट पर अमजद साबरी का इंतजार हो रहा था और वो आ भी गए। उन्वान था कब्र का अजाब। सैयद फसीउद्दीन सहरवर्दी कलाम पेश करते हैं, जो सुनकर बैक स्टेज पर बैठे अमजद साबरी से रहा नहीं जाता और वो माइक लगाकर सेट पर आ जाते हैं। इतने में बिलाल कुतुब अमजद साबरी से 2 अशार पेश करने की दरखास्त करते हैं। देखने में ये नॉर्मल रूटीन का प्रोग्राम था, मगर अमजद साबरी उस वक्त नॉर्मल नहीं थे। न जाने वो किस कैफियत में थे कि जब उन्होंने वो कलाम या दुआ पढ़ना शुरू की। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ये कलाम पढ़ते पढ़ते वो फूट फूट कर रोने लगे, फिर रुक गए। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर अमजद साबरी ने दोबारा कलाम पढ़ना शुरू किया।
यकीन कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आज भी जब मैंने उस कलाम को और उस माहौल को महसूस किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। यूं लगा कि अमजद साबरी दिल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं। इसी कैफियत में वो घर चले गए। अब शाम को उन्हें A+ में माया खान के इफ्तार शो में जाना था। वो बच्चों के सर पर हाथ फेरते हैं, उन्हें बड़े प्यार से चूमते हैं, बीवी को शफकत से देखकर घर से निकल जाते हैं। लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर अमजद साबरी की गाड़ी जैसे ही गरीबाबाद पहुंचती है, कातिल गाड़ी के आगे बाइक लगाकर रोकते हैं और अमजद साबरी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनको प्रॉपर प्लानिंग मालूम थी कि अमजद साबरी गाड़ी भी तेज़ चलाता है, उसके पास असला भी होता है, और उनको मतलब प्रॉपर सब चीज़ें मालूम थी। और वो आए और जो हमने चीज़ सुनी है तो तकरीबन पकड़े तो मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग गए, लेकिन उस टाइम पे ये बताया जा रहा था कि 11 लोगों का एक ग्रुप था, जो रक्शे में भी थे साथ, जो पीछे टैक्सी में भी थे, जो बाइक पे भी थे, वो सब एक ही इस ग्रुप का हिस्सा था। कि उनको मालूम था कि अमजद साबरी गाड़ी तेज़ चलाता है। उन्होंने पहले ट्रैफिक के अंदर एक साइड लगाया कि रक्षा इधर से आया, गाड़ी इधर से आई, बाइक इधर से आई, तो एक उस पॉइंट पे लेके जाके फिर उन्होंने ये किया। उधर A+ के सेट पर माया खान को ये खबर मिलती है तो उन्हें यकीन नहीं आता और वो रोती हुई सेट छोड़ जाती हैं। सारा ही पाकिस्तान सकते की हालत में खबर सुन रहा था। अमजद साबरी से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कुछ ही अरसे बाद अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि अमजद साबरी का तो बिल्डर्स माफिया से झगड़ा था और उसी वजह से उनका कत्ल हुआ। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत गलत किस्म की खबरें फैलती हैं, लोगों को तस्दीक नहीं होती। अमजद साबरी साहब ने एक कमर्शियल वगैरह कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का किया था, नॉर्मल सा कमर्शियल था वो, तो लोगों ने एक अजीब सी चीज़ एसोसिएट कर दी थी कि ये कब्ज़ा माफिया का काम है और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन उसमें कोई तस्दीक नहीं थी। सबको ये लगने लगा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो है ही अमजद साबरी का, और मोस्टली आज तक लोगों को यही लगता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो अमजद साबरी का ही वो है, अब्बा का नहीं था। हाँ, उन्होंने एज एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको उसमें फ़ीचर किया था। अमजद भाई से ऐसी दुश्मनी किसकी हो सकती है कि जो अमजद भाई को शहीद ही कर दे? मैं आज तक यही चीज़ मैं सोचता हूँ और मेरे जहन में ये सवाल है कि, लेकिन बस समझ में नहीं आता आज तक कि कौन था, क्या था। और मेरा आज भी उस बंदे से यही सवाल है, क्या बिगाड़ा था? इनको एक टिप मिली CTD को, जिसमें एक सईद कालू नामी शख्स था जिसका ताल्लुक भी कलदम तंजीम से रहा था। इन्होंने सबसे पहले जाके उसको बैक ट्रैक किया, उसको लिया। जब असलहे की तफसीलात मालूम की तो उसने भी एक और शख्स का इनको पता दिया। उसका नाम था फ़िरोज़ लंबू। जब फ़िरोज़ लंबू को जाके इन्होंने अरेस्ट किया, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसने 2 नाम लिए। उसने एक नाम लिया जिसके अंदर एक नाम आया आसिम कैपरी का। अंदर इनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी थी। उसके बाद में दूसरी जानिब होल की भी वर्किंग जारी थी, जो कि बाद में असलहा बरामद हुआ उन लोगों के पास से, उसे तस्दीक हो गई थी। और एक जानिब ये जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस थी उस पर भी वो लोग कर रहे थे, जो कि स्टेप बाय स्टेप जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली जा रही थी। और तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद में लियाकताबाद से सब्ज़ी वाली गली से इसहाक उर्फ बॉबी को गिरफ़्तार किया गया और आसिम कैपरी को भी लियाकताबाद में, जहाँ पे अमजद साबरी साहब की रिहाइश गाह थी, उससे एक चंद गली के फासले पे उसकी भी रिहाइश थी आसिम कैपरी की। इन दोनों को फिर वहाँ से अरेस्ट किया गया। बहरहाल अब अक्टूबर 2023 में पुलिस एक और मुल्जिम कासिम रशीद की गिरफ्तारी का ऐलान करती है और उसे अमजद साबरी कत्ल केस का मास्टरमाइंड करार देती है। अमजद साबरी दुनिया से चले गए, लेकिन घराना एक नई मुसीबत में आ गया। आए रोज किसी न किसी चैनल्स के एंकर अपनी दुकानें चमकाने के लिए अमजद साबरी के घर पहुंच जाते। ये लालू खेत यानी लियाकताबाद का वही मकान था जो गुलाम फरीद साबरी ने कभी बनाया था। अपने वालिद की याद में अमजद साबरी ने यह मकान भी कभी नहीं छोड़ा। वो आखिर तक इसी मकान में रहे। मूव होने की बात हुई थी अब्बा की ज़िंदगी में एक दफ़ा, लेकिन दादी ने कहा कि नहीं भाई, तुमने जाना है, तुम अपने बच्चे बीवी बच्चे लो और शिफ्ट हो जाओ जहाँ भी तुम्हें शिफ्ट होना है। दादी ने कहा नहीं, मैं तो यही हूँ, ये तुम्हारे अब्बा ने ये घर बनाया, मैं तो यहीं। तो फिर अब्बा इस बात पे ठंडे हो गए। अब्बा ने कहा नहीं, अब आप नहीं जा रही तो फिर मैं भी नहीं जा रहा कहीं। लेकिन यहाँ अब जो तमाशा हो रहा था, आए दिन कोई ना कोई आता, बेवा और बच्चों का गम हरा कर जाता। मेरी मामा जो हैं वो बहुत डर जाती हैं इन सब चीज़ों से। हम लाहौर भी इसलिए मूव हुए थे क्योंकि एक वो एटमॉस्फेयर से हम नहीं निकल पा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी सब चीज़ों से। और
एक बंदा होता है ना, मैंने आपको बताया कि हम मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे, कि लोग सुबह 8 बजे से जो लोग आना शुरू हो रहे हैं, अब सबको ग्रीट भी करना है उसी तरीके से मिलना भी है। तो वो करते करते हम उस वाक़े से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे। फिर अच्छा, उस टाइम पे बीच में ये भी हुआ था कि हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर वो अज़ाइलम बेसिस पे जाना पड़ता। वीज़ा तो मिल जाता हमें, कहीं किसी भी मुल्क में जाते हैं वीज़ा तो मिल जाता अज़ाइलम बेसिस पे, लेकिन हमारे अब्बा का मज़ार भी यहीं था, बाकी सब चीज़ें यहीं थी। तो हम वो अज़ाइलम के बाद 10 साल तक आई गेस मेरे ख्याल से वापस नहीं आने देते पाकिस्तान, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। इन हालात में अमजद साबरी की बेवा बच्चों को लेकर लाहौर शिफ्ट हो गई। आज हमारे सामने अमजद साबरी की शक्ल में उनका बेटा मुजद्दिद साबरी मौजूद है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता